चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग। विसर्ग संधि क्या पढ़ना है आज हमको? विसर्ग संधि। और पैरेलल में अनेकार्थक तक पहुंच चुके हैं हम लोग। पर्यायवाची हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। आज अनेकार्थक शब्द को भी डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस क्या कर लेंगे, पूछ लूंगा तुमसे। 2-4 तो है, कितना ही था लिस्ट? 200 मात्र। हाँ देख लेंगे बस, फटाफट फटाफट से पढ़ लेंगे 200, ठीक है। कहां तक पहुंचे 200 में? 100 हुआ तो 50। ये 10-20 वाले बात ही मत किया करो तुम लोग, नालायक हो तुम लोग। 50 तक हुआ है? हाँ ठीक है, जितना भी हुआ है 50 तक तो पहुंचे। और 50 कहने का मतलब कल अपने आप वो 100, फिर 150, फिर 200 है ना। ये 3-4 दिनों में कवर करना होता है अनेकार्थक। और अनेकार्थक के तुरंत बाद में हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, विलोम पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? उसके बाद फिर शब्दों में सूक्ष्म अर्थ भेद वाला चीज पढ़ेंगे, है ना। अच्छा नहीं, विलोम से पहले अब समय आ गया है कि आप उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना चालू करो, क्योंकि संधि आज खत्म हो जाएगा। संधि खत्म होते ही मैं समास पढ़ाऊंगा। संधि और समास के बाद में संधि और समास के बाद में क्या रहेगा हमारा? उपसर्ग प्रत्यय। और फिर हम लोग पद के भेद पढ़ना आरंभ करेंगे, ठीक है। तो क्या छत्तीसगढ़ वाला? अच्छा हाँ, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए बुक लेने बोला था मैं, है ना। चलो क्लास के लास्ट में मुझे याद दिलाना, उस पर एक बार डिस्कशन करेंगे क्या है वो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। विसर्ग संधि क्या पढ़ना है आज हमको? विसर्ग संधि। स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े। आज हम लोग विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे और खूब सारा संधि विच्छेद भी करेंगे। विसर्ग संधि। और आज उन लोग की धज्जियां उड़ जानी है जिन लोग एक आध क्लास मिस किए हो, ठीक है। अभी पैरों तले जमीन खिसकना चालू हो जाएगा। चलो तो विसर्ग संधि के बारे में, जैसा हम लोगों ने व्यंजन संधि में देखा था 2-4 रूल हैं बस, वैसे ही 2-4 रूल किसके लिए हैं? विसर्ग के लिए। विसर्ग संधि कहेंगे किसे? जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी व्यंजन के साथ हो और उसमें विकार उत्पन्न हो, तब उसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग संधि कहेंगे। अलग अलग प्रकार से क्या होता है भाई, यहां पर मेल होता है। जैसे यदि हम कहते हैं मना धन योग, मना धन क्या बन जाएगा? मनोयोग। क्या बन जाएगा? मनोयोग, ठीक है। जैसे कहेंगे हम पुनः धन जन्म, क्या बन जाता है? पुनर्जन्म। क्या बन जाता है? ऐसे शब्दों से हम परिचित हैं भली भांति। और ऐसे शब्दों को ही हम लोग कहेंगे क्या? इन शब्दों के ही बारे में पढ़ेंगे और इनको कहेंगे क्या हम लोग? विसर्ग संधि। क्या कहेंगे इनको? विसर्ग संधि। इनको विसर्ग संधि के तौर पर पढ़ेंगे। विसर्ग संधि के नियमों में जाने से पहले फिर से एज यूजुअल हम एक आदत डाल लेते हैं। क्या? पहले तुरंत से यहां पर लिख देंगे व्यंजनों को, ताकि हमें समझने में आसानी हो। हलंत के साथ लिखेंगे सभी को, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास में कुछ व्यंजन हैं, स्वर हमको ध्यान में रहते हैं। इन्हीं व्यंजनों को आधार मान करके, इन्हीं के आधार पर हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ विसर्ग संधि के नियम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं सीधे हमारे नियम नंबर 1 की तरफ। नियम नंबर 1 क्या कहता है? नियम नंबर 1 कहता है कि कभी कभी विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे अभी हमने कहा था मनोयोग, मनाधन योग, मनोयोग। मतलब कि क्या लिखेंगे हम लोग? विसर्ग का अह का क्या हो जाना? ओ हो जाना। पहला नियम क्या है? अह से ओ हो जाना। लेकिन इसके कुछ निश्चित कंडीशंस होंगे ना, कुछ विशेष परिस्थिति होंगी, तब जाकर के अह से क्या हो जाएगा? ओ। तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। तो परिस्थिति क्या कहती है, स्थिति क्या कहती है कि अगर कहीं पर कोई विसर्ग है
तो विसर्ग के ठीक पहले होना चाहिए अ। क्या होना चाहिए? मतलब कि उसमें कोई दूसरा मात्रा न रहे। जैसे यदि हम लोग कहते थे परी, परी, अगर मैं कहता हूं परी, तो वहां पर क्या है? ई की मात्रा है, ऐसे जगह में ये नियम काम नहीं आएगा। मैं कहता हूं पुनः, पुनः कहता हूं यदि मैं कहता हूं मनः, तो अह की मात्रा है, अह है यहां पर, तब वहां पर नियम लागू होगा। अह से मतलब विसर्ग से ठीक पहले अ हो। और विसर्ग के बाद क्या हो? तो विसर्ग के बाद होना चाहिए या तो अ, या तो फिर इस स्पर्श व्यंजन का तीसरा या चौथा या पांचवा। क्या क्या कहा हमने? इसमें से तीसरा, चौथा या पांचवा, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ग का कोई वर्ण होना चाहिए। या कौन होना चाहिए? या तो वो हो अंतःस्थ, क्या हो? अंतःस्थ, या तो हो ह। ये लो इतने। क्या क्या देखा हमने नियम नंबर 1 के लिए? नियम नंबर 1 के लिए या तो अ रहे खुद, क्या होना चाहिए? अ, या तो होना चाहिए ग, घ, अंगा वाला ग्रुप, मतलब कि तृतीय, चतुर्थ और पंचम, या तो फिर पूरा पूरा अंतःस्थ और ह। इनमें से कोई भी यदि विसर्ग के बाद होता है तब विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। अब इसी में हम लोग उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं। जैसे यदि मैं कहता हूं क्या? मनः धन योग। क्या कह दूं मैं? मनः धन योग। यदि मैं मनः धन योग कहता हूं तो योग में यह पहले है, मतलब अंतःस्थ की बात आई, और अंतःस्थ यदि पहले है तो मनः धन योग को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? मैं लिखता हूं मनो योग। क्या लिखूंगा मैं? मनोयोग। यदि मैं लिखता हूं यहीं पर मनः धन रथ, क्या लिख दूं? मनः धन रथ, तो क्या दिखेगा मुझे? ये लो भाई, क्या आ गया? मनोरथ। चलिए लिखिएगा ऐसा। इसी तरीके से लिखेंगे कि अह से ओ कब होता है? अह से ओ, ये विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होने के लिए नियम, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में अ, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, अंतःस्थ या ह होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप हम लोग देखते हैं क्या? मनः धन योग, मनः धन रथ, तपः धन भूमि। लिखो तपः धन भूमि, तपः धन बल, तपः धन भूमि, तपः धन बल, ऐसा लिखेंगे। तपः धन भूमि, तपः धन बल। अधः धन गति, अधः धन गति, क्या आया? मनः धन हर। आ रहा है सभी? इसी क्रम में जैसा कि अभी अभी हमने देखा, क्या यदि मैं लिख देता हूं मनः धन हर, क्या हो जाएगा ये? मनः धन हर मनोहर। ठीक है। अब यदि यहीं पर मैं लिख देता हूं पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, अंतः धन अग्नि, पुनः धन मुद्रण। बनाओ बनाओ, नियम लगा करके बनाओ पूरा। अंतः धन धान, मनोयोग, मनोरथ, मनोहर बनाएं। अब देखो यहां पर क्या है? अह के पहले क्या है? यहां पर अ है कि नहीं है? विसर्ग पहले अ है ना। और यहां पर ज, ज मतलब कि किस में आता है? ये तृतीय वर्ग में। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या मैं इसको पुनर्जन्म लिख दूं? अरे क्या लिखूं? पुनर्जन्म की पुनर्जन्म? चलो मैं लिख देता हूं इसको पुनर्जन्म।
ऐसा लिखते हैं क्या पुनर्जन्म? कैसा लिखते हैं फिर पुनर्जन्म? न में रहेगा, बोलो एक बार पुनर्जन्म। न में रहेगा। वर्तनी वाले क्लास में थे? नहीं थे, बोलो। हाँ तभी ठीक है। चलो पढ़ना जा करके फिर से। पुनर्जन्म क्या होता है? पुनर्जन्म, तो ज के ऊपर रख गया आरिफ, ठीक है बात। अंतः अग्नि क्या हो जाएगा ये? अंतो अग्नि होगा क्या? अंतराग्नि, अंतराग्नि होगा। पुनः धन मुद्रण, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? अह है यहां पर, अ है। म मतलब कि क्या है? पांचवा है, तो क्या हो जाना चाहिए? पुनो मुद्रण। लेकिन हम क्या लिखते हैं इसको वास्तव में? क्या लिखते हैं इसको? पुनर्मुद्रण। और अंतर्धान धान को क्या लिखना चाहिए हमको? अंतर्धान। यहां से एक चीज सिखाना चाहता हूं वास्तव में आपको, क्या ध्यान देना, नियम कहता है कि जब कभी भी विसर्ग के ठीक पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर, अंतस्थ और ह हो, तो हमेशा ये ओ की मात्रा में बदल जाता है। हमेशा क्या हो रहा है भाई? ये ओ की मात्रा में। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी बात पुनः या अंतः की हो तो ये कहलाते हैं क्या? अपवाद। क्या है ये? अपवाद। ये चार आपको याद रखना है हमेशा, यही एग्जाम में आते हैं मूल रूप से। पुनः और अंतः की स्थिति में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इसको हम लोग र में बदलते हैं। ओ के बजाय किस में बदलते हैं? र में। विसर्ग का पहला नियम, और पहले नियम में ही क्या है? अपवाद। नियम नंबर 1 में ही अपवाद। अपवाद का नाम क्या है? पुनः और अंतः। जब भी पुनः और अंतः होगा हम उसे पुनो या अंतो नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? पुनर या अंतर, ठीक है बात। तब कहला है पुनर्जन्म, अंतराग्नि, पुनः मुद्रण, पुनर्मुद्रण और अंतर्धान। समझ में आई बात? पुनः और अंतः में क्या हो जाएगा? ये बदल करके ये बन जाएगा क्या? र, ठीक है। चलो लिख लो ऐसा, विशेष अलग से लिखना एकदम अपवाद स्वरूप। अरे चारों उदाहरण देखना, यही 4 उदाहरण आएंगे एग्जाम में, ताकि आपका दिमाग हिल जाए। नियम तो कुछ और पढ़े थे। चलो भाई, बन गया क्या ये? बिल्कुल ठीक बात है कि भाई यहां पर र का पूरा रूप क्यों आया? तो सोचो तो सही, ये हो गया अंतः, अंतः का अह निकला, और यहां पर कौन है? अग्नि, है ना। ये बदल रहा है अपने र में, लेकिन यहां से अ तो इसको मिल गया ना, इसलिए पूरा दिख रहा है। और यहां पर ये र में बदला, ज अपना अ थोड़ी ना दे देगा उसको, तो इसलिए वो क्या है? आरएफ में बदला हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संधि से ठीक पहले आपको क्या देख लेना है अच्छे से? वर्तनी और वर्ण विच्छेद। क्या देखना है? वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद करके यदि हम देखेंगे तो हमें समझ में जाएगा अंतराग्नि। और किसी को तो नहीं था ना डाउट? ठीक है, अगर ऐसा डाउट होता है तो पूछ लिया करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अब इतना आप लोग को समझ में आ जाता है। आ जाता है ना समझ में? और कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हाँ बोल रहे हैं, मतलब हिंदी वालों से तो उम्मीद कर ही सकता हूं मैं। ठीक है, चलो तो यह है क्या? पहला नियम। अब लिखोगे विसर्ग का दूसरा नियम। विसर्ग का दूसरा नियम, दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग का र हो जाना, लिखिएगा, विसर्ग से र कब होता है? यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद, तथा विसर्ग के बाद, ये लिख लिए थे ना, ये कर लियो पूरा, ठीक। तथा विसर्ग के बाद अ, आ, उ, उ, अ, आ, उ,
अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा, अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा, अथवा तीसरा, चौथा या पांचवा, अथवा अंतःस्थ, अंतःस्थ, तीसरा, चौथा या पांचवा, अथवा अंतःस्थ। आए आए तो विसर्ग का र हो जाता है, तो विसर्ग का र हो जाता है। ठीक। इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी लिखने के बजाय यदि हम सिर्फ ऐसा लिखें तो कैसा रहेगा कि यदि यहां पर है क्या, विसर्ग, और विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, अ या आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर, ये लो, आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, फिर हो विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या क्या हो सकता है, अ नहीं, आ भी बोल डाला था क्या मैं, हाँ काट दो, आ उ, या फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, या फिर अंतस्थ। हाँ, फिर से देखो, अ या आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर, आ को छोड़ दिया, क्या बचा, ई से चालू करेंगे हम, तो होना चाहिए हमारे पास में क्या, ई उ ए ओ औ, इनमें से कोई भी स्वर हो, इनमें से कोई भी स्वर हो, और कोई भी स्वर के साथ में क्या हो, बाद में विसर्ग, और उसके बाद में या तो आ की मात्रा होगी या उ की मात्रा होगी, या फिर क्या हो, तीसरा, चौथा या पांचवा, यही तीसरा, चौथा या पांचवा, या फिर अंतःस्थ। देखो इस बार ह नहीं लिख रहे हैं हम लोग, ह नहीं लिख रहे हैं इस बार। जैसे यदि मैं लिखता हूं यहां पर निधन बल, क्या हो जाएगा ये, यदि ऐसा होता है तो होता क्या है, अरे मेन बात तो लिखे नहीं, यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, ये र में बदल जाता है, और हलंत के साथ में र लिखेंगे, हलंत के साथ में, तो यदि मैं निधन बल लिखता हूं, इसका मतलब यह हो गया नी अह, और यहां पर क्या है, बल। अब ये किस में बदल जाएगा, र, तो ये र कहां जाएगा बताओ जल्दी से, ब के ऊपर, यहां चला जाएगा, और इसलिए हम देखते हैं इसे हम क्या कहते हैं, निर्बल। क्या कहते हैं हम इसे, समझ में आई बात। या मैं यहां पर लिख देता हूं निधन धन, क्या बन जाएगा, यदि मैं कहता हूं दुधन बल, है ना, चलो बना लो ऐसा, निधन धन निर्धन, दुधन बल दुर्बल। निधन आशा, अब पूरा रा कहां से आ गया, आ से ले लिया ना उसने, बस निधन आशा निराशा। निधन जन, निधन जन निर्जन। निधन धारण, निधन धारण निर्धारण, निधन धारण निर्धारण, निधन धारण निर्धारण। मैं कुछ को लिख रहा हूं, बहुत कुछ नहीं लिख रहा हूं, लिखते चला करें। निधन धारण निर्धारण। आशीर्वाद को तोड़ो जरा, बोलो बोलो, आशीधन, आशीधन वाद, आशीधन वाद, क्या बन गया ये, आशीर्वाद बन गया, ये लो आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है बात, ये आता है वर्तनी में बार बार आशीर्वाद। कई लोग की आदत होती क्या, वो
श के ऊपर ही री की ये लगा देते हैं आरिफ, तब क्या बन जाता है वो आशीर्वाद। क्या हो जाता है वो? हमको लिखना क्या है? आशी धनवाद आशीर्वाद। ठीक है, फिर लिखो दुर्जन। लिख दिए क्या? लिख दो दुर्जन, तोड़ दो। दुर्जन को कैसे तोड़ोगे? हाँ लिख दो। फिर दुरुपयोग को कैसे लिखोगे? दुधन उपयोग। ठीक, दुधन उपयोग। दुरुपयोग, दुरुपयोग मत लिख देना ना, दुरुपयोग, दुरुपयोग। और कैसे लिखोगे दुरुपयोग? उपयोग प में कहां लेकर के जाएगा भाई? ऊ है ना यहां पर, तो लिखो फिर दुरुपयोग। सिंपल। र में छोटे ऊ की मात्रा, ऐसा वाला मात्रा देना, ये बोलने वाला था मैं, और तुम लोग प के ऊपर बैठा देंगे, बोलना चालू कर दिए। बताओ कैसे लोग हो तुम लोग? दुधन उपयोग दुरुपयोग ऐसा लिखेंगे। ठीक है, दो नियम, बहुत साधारण से नियम हमने देखे कि विसर्ग का क्या हो जाता है भाई? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ। या विसर्ग का क्या हो जाता है? र। बहुत सिंपल से दो नियम, समझ में आ गई दोनों बातें? हाँ चलो फिर देखते हैं हम लोग यहां पर दुधन उपयोग दुरुपयोग। इतना हो गया। चलिए, तो ये हो गए हमारे पास में केवल दो नियम। अब टॉपिक डालो तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है देखते हैं। तीसरा नियम, तीसरे नियम में, तीसरे प्रकृति में हम लोग देखेंगे, बहुत साधारण साधारण की चीजें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है गहराई में जा जाकर के नहीं देखना है, बहुत ऊपर ऊपर की चीजें। तीसरे नियम में हम देखेंगे कि विसर्ग जो है वो श में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? तालव्य से। लिखेंगे विसर्ग का श हो जाना, तालव्य श। विसर्ग का श हो जाना। क्या सिखाया था मैं? वर्णमाला क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करो, इसके बाद षटकोर, शक्कर, सलजम मत करते रहना। क्या बोलना है हमको हमेशा? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत मूल स। इस तरीके से बोलने की कोशिश करो। नहीं निकलता है श कोई बात नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से तो उच्चारित करें। क्या बोलना है हमको? ठीक है बात? ठीक है, समझ गया बात को? तो किसमें बदल रहा है ये विसर्ग? तालव्य श। किसमें बदल रहा है? तालव्य श में। चलिए लिख करके देखते हैं क्या कब बदलेगा। इसका भी कुछ नियम होना चाहिए ना। चलो देखो तो कब होता है, तो लिखेंगे यदि विसर्ग के, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद च, छ या स हो, च, छ या तालव्य श हो, च, छ या तालव्य श हो, तब विसर्ग का स हो जाता है। इससे पहले कोई स्वर है और ऐसी स्थिति है, तब विसर्ग किस में बदल जाएगा? श में बदल जाएगा। ऐसा देख रहे हैं हम लोग तीसरा नियम। किसके बारे में देखा हमने? च या छ के बारे में। ठीक है, क्या कहता है ये? जैसे यदि मैं लिखता हूं यहां पर निधन चिंत, क्या हो जाता है बोलो? सुने थे पहले कभी ये शब्द? ये लो निश्चिंत। लिख पा रहे हैं निश्चिंत? कुछ नहीं करना है हमको, ये जो विसर्ग है उसको स में बदल देना है बस, और कुछ नहीं। जैसे यदि मैं लिखता हूं निधन छल, क्या हो जाएगा भाई? बस निश्चल। बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसानी से लिख दो। ऐसा लिख दीजिए। ऐसा यदि मैं लिखता हूं दूधन शासन, तब क्या होगा?
दूधन शासन, ना ना ना, दुर्योधन नहीं लिखना यहां। बेचारे का नाम सुयोधन था, लोगों ने दुर्योधन डाल दिया, दुर्योधन बोल करके ही लोग याद करते हैं। चलो, दूधन शासन दुशासन, निधन छल निश्चल, दूधन चरित्र लिखिए, दूधन चरित्र, दुष्चरित्र लिखिए, दूधन चरित्र दुष्चरित्र लिखेंगे। ठीक है बात। तो यह होता है क्या, विसर्ग का स हो जाना। अब विसर्ग का एक रूप परिवर्तित, विसर्ग दूसरे सा में भी बदलेगा। अभी हमने देखा ये वाला सा, ये सा किस में क्यों बदल रहा है भाई, च या छ के कारण। अब देखो ये विसर्ग जो है मूर्धन्य श में भी बदलेगा। किस में बदलेगा, मूर्धन्य श में। कब बदलेगा ये देखते हैं। मूर्धन्य श में बदलने के लिए इसके लिए नियम क्या है, तो इसके लिए चाहिए होगा हमको, इससे पहले कुछ अलग लिख चुके थे ना ये, हाँ कि ना। चलो तो देखते हैं चौथा नियम कि विसर्ग जो है, ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग तब्दील हो जाएगा मूर्धन्य श में। कब होगा ऐसा, जब पहले में हो ई या उ, कोई भी स्वर नहीं बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, ई या उ, और विसर्ग के बाद होना चाहिए क, ख या ट, ठ या प, फ। यदि इनमें से कोई हो, देखो ध्यान से, दिख गया क्या क्या कहा हमने, फिर से देखो क्या क्या कह रहे हैं हम लोग। ये जो है मूर्धन्य श में बदलना, तो मूर्धन्य श में बदलने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, क ख या ट ठ या प फ, इनमें से कोई चाहिए, इनमें से कोई चाहिए। और विसर्ग ठीक पहले चाहिए ई या उ, तब ये बदलता है किसमें, मूर्धन्य श में। तब किसमें बदलता है, मूर्धन्य श में। जैसे लिखिएगा निधन कपट, निधन कपट। चलो तेज गति से लिखो तो दो चाटो, निधन कपट, निधन फल, निधन ठुर, निधन कंटक, धनुधन टंकार, दुधन ख, दुधन ख, निधन प्राण, धनुधन टंकार, कहां तक पहुंचे, निधन प्राण। चलो बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। हो गया, अरे आंसर तो फटाफट बोलते जा रहे थे, लिखो भी जल्दी। क्या लिखा सूरज, निष्फल लिख दिया, गुड। पीछे तीनों बन रहा है, क्वेश्चन ही नहीं लिख पाए लोग बाग, यहां आंसर बताना चालू कर दिए। चलो बोलो तो क्वेश्चन क्या क्या है, चलो क्या क्या बोला था मैं, निधन कपट, फिर दूसरा निधन फल, फिर तीसरा निधन ठुर, फिर निधन कंठक, कंटक, फिर धनुधन टंकार, फिर दुधन ख, फिर निधन प्राण। ये लो भाई, निधन प्राण। ऐसा, अब ऐसी स्थिति में क्या क्या है, चलो ध्यान से देख लो। यहां पर कुछ नहीं करना है हमको, केवल और केवल क्या करते जाना है, जहां जहां पर विसर्ग है, इस विसर्ग को किस में बदल देना है,
बस एक बार चेक कर लेते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ई और ऊ की मात्रा, तो यहां भी ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, है ना ऐसा। फिर बोला क ख ट ठ प फ, क फ ठ क ट ख प, सब है, मिल गया सब। मतलब हर जगह सेम नियम हम लागू कर सकते हैं। तो चलो लिखना चालू करते हैं। यदि मैं लिखता हूं निधन कपट, क्या लिखूंगा मैं? कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, वो चेक कर लिया करो, फिर तुरंत फटाफट लिख देना है। निधन फल निष्फल, फिर क्या है? निष्ठुर। ये सब सुना सुना सा, देखा देखा शब्द लग रहा है। निधन कंटक, ठीक है बात। फिर क्या? धनुधन टंकार, क्या होता है? धनुष टंकार, धनुष टंकार, ये लो। फिर दूधन ख, अब बोलो दुष्क, कभी सुने हो? ये है एक अपवाद। इसी को बताने के लिए मैं बीच में यहां पर इसको लिख दिया था। दुख क्या है? एक अपवाद। नियमतः जाओगे तो दुष्ख लिखना पड़ जाएगा, लेकिन हम दुख लिखते हैं ना हमेशा। और निधन प्राण क्या लिखते हैं हम? निष्प्राण। याद रखिएगा, इस नियम नंबर 4 का एक अपवाद हमको मिल गया। नियम नंबर 1 के अपवाद क्या क्या थे? अंतः और पुनः, ये दो अपवाद हैं इसके। और यहां पर एक अपवाद मिला, क्या? दुख। दुख जो है अपवाद है, ठीक है। और अच्छी बात है अगर यही आ गया एग्जाम में, तो जो अपवाद है वो अच्छे से तुरंत दिख जाए ना हमको, ठीक है। और देखो इसमें कोई बहुत ज्यादा नया नया शब्द नहीं, ये वही शब्द हैं जो आप दैनंदिन जीवन में अपने प्रयोग करते हैं, तो आप देख करके आसानी से उनको बता सकते हैं। जब मैं आपको संधि करने बोल रहा हूं, तो अभी थोड़ी देर में संधि विच्छेद कराऊंगा, तो असली भी समझ में आ जाएगा कि किसको समझ में आया किसको नहीं आया, ठीक है। चलो बन गया ये विसर्ग का स हो जाना। अब जाहिर सी बात है, 2 स में बदला है, तीसरा वाला भी बदलेगा ही बदलेगा, हाँ कि ना। तो लिखो अगला नियम, नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है? नियम नंबर 5 क्या कहता है? सोचो जरा, नियम नंबर 5 हो क्या सकता है? किसी कोई हिंट मिल रहा है क्या? बस इसीलिए उसको लिख करके बगल में चलना है हमेशा, ताकि आपको रटना ना पड़े। दिमाग थोड़ा सा लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए, इस पे थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि विसर्ग से हमको होना है श, और इसके लिए विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले कुछ भी रहे, विसर्ग के बाद होना चाहिए त, थ या स, बस यही है नियम। क्या कहा हमने? ये जो है स, ये स में कब बदलेगा? त था के कंडीशन में। यदि त था है तो ये बदल जाएगा कि त था और स में विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे लिख करके देखो, निधन तेज, निधन तेज लिख करके देखो जरा, लिख पा रहे हो? निधन तेज कैसे लिखेंगे इसको? निस्तेज लिखेंगे ना, निधन तेज निस्तेज। लिखो दूधन साहस, दूधन साहस दुस्साहस, दूधन साहस दुस्साहस। नमः धन ते लिखो तो आया नमस्ते। नमः धन, अरे नह नहीं नमः, न धन अस्ते, क्या लिख रहा है? मैं कभी बोला ऐसा? सुन करके तो ढंग से लिखो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं? नमः धन ते, तब बनता है क्या? नमस्ते। कहीं भी कुछ भी लिखे जा रहा है भाई। अच्छा फ्रंट बेंच में बैठे कर ऐसी कॉपी झांकता रहा मैं तेरी। मनाधन ताप, ठीक। दूधंतर, दूधन तर दुस्तर। ढूंढो, इतना पर्यायवाची पढ़ डाले तो बस वहीं का बस पढ़ रहा है क्या?
बताऊंगा। नमधन्ते हो गया नमस्ते, निधन तेज हो गया निस्तेज, दुधंतर हो गया दुस्तर, हो गए सारे सारे। इस तरीके से बस इतने ही नियम है कि इसके लिए विसर्ग के लिए, खत्म। समझ में आई बात? क्या क्या है नियम, एक बार जल्दी से फिर से बोल दो तो। पहला में अह का, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में और पांचवा में। बस याद हो गया। या तो विसर्ग किसमें बदल रहा है? ओ में। या तो विसर्ग बदल रहा है किसमें? किसमें बदल रहा है? र में। या तो फिर तीनों स में। कितना आसान है विसर्ग को याद रखना। आपको पहले जब कभी भी विसर्ग संधि से संधि विच्छेद करने के लिए जब कभी भी देगा तो संधि विच्छेद करते वक्त आपको ढूंढना क्या क्या है, ये तब आप बना पाते हो जब सभी संधि को तरीके से पढ़ते हो। संधि विच्छेद करते हुए यदि वहां पर विसर्ग संधि की संभावना बनेगी तो वहां पर क्या क्या होगा? ओ, र या तीनों स में से कोई, तीनों में से कोई एक सा हो सकता है वहां पर, तभी ही वहां पर विसर्ग संधि होगा। यह बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बात। इसके अलावा दो और बातें हैं विसर्ग संधि में। संधि इतना ही करना है हमको, लेकिन दो और बातें। दो बातें कौन सी? कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग का लोप हो जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि विसर्ग एज इट इज बना रहता है, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। क्या होगा? विसर्ग वैसा का वैसा बना रहेगा। तो लिखो नियम नंबर 6। नियम नंबर 6। यह नियम नंबर 6 क्या करता है? यह कोई नया नियम नहीं है, छलावा है, बस केवल छलावा है। नियम खाली 5 होते हैं। देखो क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, लिखो, यदि विसर्ग से पहले काट दो, विसर्ग से पहले कुछ भी रहे, कंडीशन बताते बनेगा ही नहीं, पहले कुछ भी रहे, विसर्ग बाद की स्थिति लिखो। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद के पहले नहीं, यदि विसर्ग के बाद र हो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, तथा विसर्ग के पहले की मात्रा विसर्ग के पहले की मात्रा दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगी। दीर्घ मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। विसर्ग के पहले का, यदि विसर्ग के बाद में र होता है तभी, विसर्ग धन र ऐसा यदि होता है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप और मात्रा हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी क्या? दीर्घ। ये बात, जैसे उदाहरण स्वरूप यदि मैं लिखता हूं निधन रस, क्या हो जाएगा? ये निधन रस। यहां पर नी छोटा ही है ना, वो पहले का मात्रा छोटा है, वो हो जाएगा बाद में बड़ा, और अह का हो जाएगा लोप और बन जाएगा नीरस। यदि मैं कहता हूं निधन रोग, क्या हो जाएगा? निरोग। क्या हो जाएगा? निरोग। अब देखो एक बार हमने चर्चा किया है इसको लेकर के, निरोग को लेकर के, कि निरोग हमको दिखता है, अधिकांश जगह हमको निरोग इस रूप में भी दिखता है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह भी सत्य है, यह भी सत्य है, और इन दोनों में से वर्तनी में यदि चुनना हो तो हम सदैव इसको चुनेंगे। शुद्ध वर्तनी में हमेशा किसको चुनेंगे? बड़े को। समझ में आई बात? लेकिन यदि आप ये भी टिक, अगर आपको आता है 4 ऑप्शन कि निम्न में से कौन सा सत्य है, कौन सा वर्तनी शुद्ध है, तो आप कोशिश करना कि शुद्ध वर्तनी केवल यही है, ये नहीं बोलोगे पहले।
लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं है तो आप देख करके बताओगे कि हाँ भाई ये जो निरोग है ये भी सत्य है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि ये तत्सम रूप में सत्य है और इसको तद्भव में स्वीकार कर लिया गया है, तद्भव रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया है। हिंदी व्याकरण के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो यही सही है। ठीक है, निधन रोग निधन रोग और निधन रस, ऐसे उदाहरण आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक नियम विसर्ग में परिवर्तन ना होना, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। अब परिवर्तन नहीं हो रहा है तो काहे का नियम, लेकिन ठीक है कहां कहां पर नहीं हो गया, कहां कहां पर होगा, यह मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कहां कहां पर परिवर्तन होता है या नहीं होता यह मैं बता देता हूं। लिखोगे यदि विसर्ग के पूर्व, यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में अ हो, आ वाला यदि विसर्ग पहले अ हो तथा विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क या प हो, क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। तब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे अंतःधन करण, प्रातः धन काल, लिख करके देखो। अंतःधन करण लिखते तो हम लोग अंतःकरण लिखते हैं ना, ऐसे ही अंतःकरण ऐसे लिखते हैं। चलो लिखो फिर, अंतःधन करण अंतःकरण, प्रातः धन काल प्रातः काल, अंतःधन करण अंतःकरण, प्रातः धन काल प्रातः काल, प्रातः धन काल प्रातः काल। लिख पा रहे हो ऐसा? और यदि मैं इसी में कह देता हूं पूरा धन कार, अब लिख करके देखो तो मैंने कहा यदि अह विसर्ग के ठीक पहले अ हो और विसर्ग के बाद में क हो तब क्या होना चाहिए था? तब अंतःकरण प्रातः काल जैसे पूरा कार होना चाहिए था। अपवाद, तीसरा अपवाद, पूरा धनकार पुरस्कार, पूरा धनकार पुरस्कार, नमः धनकार नमस्कार, नमः धनकार नमस्कार। सबसे ज्यादा इन्हीं तीन अपवादों को ध्यान रखना है। यहां पर अपवाद क्या क्या निकला? पुरः और नमः लिखेंगे, परिवर्तन ना होना, इसमें अपवाद है पुरः और नमः। यहां पर था अंतः और पुनः, यहां है पुरः और नमः, ये दो अपवाद। और एक अपवाद तो दुख है ना। चलो, जैसे यदि मैं लिखता हूं अंतःधन पुर, अंतःधन करण अंतःकरण लिखे, वैसी यदि मैं यहां पर लिख देता हूं अंतःधन पुर, क्या लिखोगे? अंतःपुर। क्या लिखोगे? अंतःपुर। लिख लो ऐसा, अंतःधनपुर अंतःपुर। प्रातः धन काल प्रातः काल लिखे थे ऐसा। अधः धन पतन अधः पतन, ठीक है, अधः धन पतन अधः पतन। इस प्रकार से हम देखते हैं विसर्ग संधि के दो चार छोटे छोटे से नियम। बस अब इन नियमों को आने वाला है क्या टेस्ट करने का तरीका। लिख लिए, पूरा हो गया कंप्लीट।
अब एक बार जल्दी से स्वर से लेकर व्यंजन तक को एक बार जल्दी से रिवाइज करके देखो, फटाफट से एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम विच्छेद भी अच्छे से कर सकें। विच्छेद कैसे करना होता है वो मैं बताऊंगा। चलो जल्दी जल्दी से पलट करके देखो, स्वर से लेकर के पूरा विसर्ग तक को। यह हटा दूं मैं, पूरा बना लिए ना? हाँ कि ना? ठीक, चलो कर ले रिवाइज। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो, ऐसे तुम लोग पलटते रह जाओगे। स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं स्वर संधि में क्या होता था। तो स्वर संधि में सबसे पहला चीज हमने क्या देखा था भाई? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं ना स्वर संधि? 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहला क्या होता है भाई? या तो आ, या तो ई, या तो उ, यही होता है। क्या देखने मिलेगा हमको? आ, ई, उ, यही देखने मिलेगा। तो जहां कहीं पर भी आ, ई, उ की मात्रा दिखाई देगी तभी वहां पर तोड़ने जाओगे, तभी ही वहां तोड़ने जाओगे। एक तो संधि विच्छेद के बारे में एक चीज ध्यान रखना कि जो शब्द संधि से बने हैं केवल उन्हीं को ही तोड़ा जा सकता है। तो संधि से कौन सा बना है ये भी पहचानेंगे हम लोग। चलो पहले देखेंगे कि पहला क्या होता है? आ, ई, उ। फिर दूसरा क्या है हमारे पास में? क्या क्या है? ए, ओ, अर। ये लो, ए, ओ और अर, ऐसा लिख देता हूं मैं अर को। फिर तीसरा क्या है हमारे पास? ए, औ। जहां कहीं पर भी ए और औ की मात्रा आएगी वहां पर तोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर चौथा क्या था हमारे पास? य, व और र। और य व र के साथ हमको एक हिंट और मिलता है। क्या? आधा अक्षर। क्या मिलता है भाई? आधा अक्षर। य व र है और वहां पर आधा अक्षर है, तो जरूर हम लोग ट्राई करेंगे कि वो टूटेगा और स्वर संधि का ही एक हिस्सा यड़ होगा। फिर पांचवा क्या पढ़े थे हम लोग? अए, आए, अव, आओ, ऐसे ही कुछ होगा। अए, आए, औ, आओ। अए, आए, औ, आओ कब कब होता था? ये कब कब होता था? अए कब होगा? आए, ए, आए, अव, ओ, आओ, आओ, ऐसा पढ़े थे हम लोग। ऐसा कुछ नियम देखे थे किसके लिए? स्वर के लिए। फिर हम देखते हैं क्या? विसर्ग, सॉरी व्यंजन। क्या देखे थे हम लोग? चलो व्यंजन संधि में क्या क्या नियम देख लिए थे हम लोग, बताओ तो। पढ़े थे ना व्यंजन संधि? क्या क्या पढ़े थे? हाँ, पहला नियम देखे थे कि प्रथमाक्षर किसमें बदल जाता है भाई? तृतीयाक्षर में। किसमें? कंडीशन याद आ रहा है? क्या क्या था कंडीशन? प्रथमाक्षर तृतीयाक्षर में बदलेगा। कब बदलेगा? यदि थर्ड रहे, फोर्थ रहे, या अंतस्थ रहे, या स्वर रहे। पहला नियम। दूसरा नियम क्या देखे थे हम लोग? प्रथमाक्षर अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। कब? जब इसके बाद में क्या रहे? न या म। वैसे पंचमाक्षर में कोई भी रह बदलेगा, लेकिन कोई भी रह कहां सकता है? रहेगा क्या? न या म। ठीक है बात। फिर उसके बाद क्या देखे थे हम लोग? तीसरा छ संबंधी नियम। और छ संबंधी नियम में हम देखे थे कि बीच में आधा च आ जाता है। क्या आता है? आधा च आता है। फिर हमने क्या देखा था भाई? त संबंधी नियम। त संबंधी नियम में क्या देखे थे? क्या देखे थे? च या छ में च में बदल जाना, ज या झ में ज में बदल जाना। फिर तीसरा ट, ड या ल में बदल जाना। ऐसे ही कुछ देखे थे? ट, ड या ल। तत, धन, लीन, तल्लीन। फिर क्या देखे थे हम लोग? त में ही कुछ और देखे थे क्या? त का किस में बदल जाना? च में। और श का छ में बदल जाना। फिर क्या देखे थे हम लोग? त का द में और ह का ध में बदल जाना। ऐसा देखे थे? याद आ रही सारी बातें? ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखे थे? त संबंधी और बाकी क्या? नहीं। फिर उसके बाद क्या देखे थे? म संबंधी नियम। तो म संबंधी नियम तो सिंपल है, यदि रहेगा स्पर्श तो बदल जाएगा अपने ही फिफ्थ में, और यदि स्पर्श के अलावा कोई और है तो अनुस्वर रहेगा। क्या रह जाएगा वो? समधन यम संयम। लेकिन वहीं पर यदि वहीं पर हम लोग कह देंगे क्या?
कोई भी ऐसा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वाक धन मय, क्या हो जाएगा, बस म संबंधी नियम। ये था क्या, व्यंजन। इतने ही पढ़े थे व्यंजन में। विसर्ग में क्या क्या पढ़ा हमने अभी, चलो विसर्ग वाला रिवाइज करके देखो। विसर्ग में क्या क्या पढ़े हम लोग, पहला अह का ओ बन जाना, फिर दूसरा अह का र बन जाना, तीसरा अह का श, फिर चौथा अह का श, या फिर पांचवा अह का स बन जाना, छठवा अह का लोप हो जाना, या तो फिर हम देखे थे क्या, अह का दिखना, क्या हो जाना, अह का परिवर्तन ना होना। ठीक है बात। ये रूप में देखे कौन कौन से कंडीशन हम लोग देख रहे थे। ये ओ में कब बदल रहा है बोलो, विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग पहले अ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो, अ, तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर या अंतस्थ या ह। याद आ गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग अह से र कब बदलेगा, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद आ उ, फिर तृतीयाक्षर, चतुर्थाक्षर, पंचमाक्षर और अंतस्थ हो, तब बदलेगा। ठीक है। इसमें कोई अपवाद देखे थे क्या, अच्छा पहले वाले में अपवाद देखे थे, क्या क्या अपवाद देखे थे पहले वाले में, क्या क्या देखे थे, पुनः और अंतः, ये दोनों अपवाद है भाई साहब यहां पर। फिर आते तीसरे में, कब बदलता है, श में, अरे यहां लिखा हुआ भी है अभी, च या जब क्या हो, षटकोण ये वाले में कब बदलेगा, जब क ख ट ठ प फ। फिर यहां पर इस समय कब बदलेगा, जब त थ। इसमें हम लोग देखे थे लोप कब होगा, जब आगे र हो, क्या हो, र। निधन रोग निरोग, निधन रस, ठीक है, नीरस। परिवर्तन ना होना, जब कभी भी क्या हो, विसर्ग के आगे अ और विसर्ग के बाद में क या प, तब क्या होगा, जैसे प्रातः धन काल, प्रातः काल। लेकिन उदाहरण यहां पर कुछ अपवाद हैं, क्या क्या, पुरः और ये लो, पुरः धनकार पुरस्कार, नमः धन ते नमस्ते, ये दोनों को ध्यान रखना है हमको, पुरः और नमः। इन्हीं को घूर घूर करके देखते रहो, और मैं आपके लिए देता हूं कुछ विशेष शब्द, उसको आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करके देखना है। ये करूंगा मैं कॉपी चेक, ठीक है। यहीं पर होता है हमारा क्या, ये विसर्ग संधि समाप्त। खूब सारे जितने भी शब्द अभी तक हम लोग देखे हैं, उन्हीं को दोबारा से तोड़ तोड़ करके देखते हैं, ठीक है। विसर्ग को जितना भी संधि हमने बनाया है, इन संधियों को तोड़ने की एक विधि यहीं से ही डेवलप होगी, यहीं से। यदि इनको आप घूर घूर कर देखते रहो तो आपको अच्छे समझ में आने लगेगा कि कहां से क्या को तोड़ें, कहां से क्या चीज को तोड़ दें, किसको तोड़ना है। जैसे यदि मैं कह देता हूं यहां पर एक शब्द आता है भाई अधोगति, क्या आता है, अधोगति। कहां से टूट सकता है ये, ओस की मात्रा से टूट सकता है। अब ओ कहने पर एक तो ओ यहां पर है, यहां तो कहीं नहीं है, एक ओ यहां पर है, किस में आएगा, महसूस हो रहा है ऐसा। जितने ज्यादा उदाहरणों से आप परिचित रहेंगे उतना जल्दी आपसे ये प्रश्न बनने लगेगा। तो ऐसी उदाहरण हमको देखते रहना है खूब सारे, ठीक है। चलो तो देखेंगे खूब सारे उदाहरण, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संधि के बाद समास। क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर क्या रहेगा हमारा, समास, है ना। तो समास और संधि में कंफ्यूज नहीं होना। संधि क्या है, वर्णों का मेल, और समास क्या होता है, शब्दों का मेल, ठीक है। चलो।